स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे फायरफ्लाई एरोस्पेस के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए फायरफ्लाई एरोस्पेस है क्या। तो ये एक एरोस्पेस स्पेस सिस्टम कंपनी थी जो 2014 में बनाया गया था जनवरी में। और बात था कि उसके बाद वो बैंकरप्ट हो गया। उसमें बहुत सारा तिगड़म आया कि शायद इन्होंने वर्जिन ऑर्बिट के कंपनी से टेक्निकल डेटा निकाला था। मतलब समझिए कि उनका प्रोप्राइटरी होता है। अगर आप किसी एक कंपनी से दूसरे में जाते हैं आप काम ज़रूर कर सकते हैं लेकिन डेटा इधर से उधर नहीं कर सकते। तो शायद इन्होंने डेटा किया था तो बहुत सारा लिटिगेशन हुआ तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिया। कंपनी स्वाहा हो गई मार्च के आसपास में 2017 में। लेकिन उसके बाद फायरफ्लाई एरोस्पेस को नए कंपनी ने लिया जिसका नाम है नून स्फीयर। ये बंदे का है यानी कि मैक्सिम प्लॉफ ने लिया उसको। तो मतलब बेसिकली समझिए कंपनी चली गई। उसके बाद जितना एसेट्स था कंपनी यानी कि बिल्डिंग हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हो गए, जो रफ काम तब तक किए हुए थे वो सारा नए मैनेजमेंट के अंदर आया। नए मैनेजमेंट के अंदर मैक्सिनोलॉजी मतलब इन्होंने सारा चीज़ को रीऑर्गेनाइज किया और कंपनी को मतलब समझिए एक नई दिशा दे दी। लेकिन बात है इनका भी बैंड बज गया क्योंकि इनके चलते पुतिन महाशय के चलते मतलब पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक कर लिया। तो बात होता है कि अगर कभी भी ऐसा वॉर स्टेट होता है यानी कि कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांसेस है, यूएस अपना सारा स्ट्रेटेजिक मटीरियल खींच लेगा। यानी कि जैसे अगर आप यूएस के स्पेस प्रोग्राम में काम करते हैं दूसरे देश से कर सकते हैं, ऐसा मना नहीं है, दूसरे देश से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क हुआ कि आपका मतलब जगह पे वॉर चल रहा है तो आपका टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और वो यूएस स्पेस फोर्स को अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए सीधे हाथ खा तो इनको मतलब बाकायदा लीगली वार्निंग दे के बताया गया कि देखिए ये रीज़न है, स्पेस फोर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और मतलब ये मतलब समझिए प्रॉपरली किया गया। बस ऐसे ज़बरदस्ती कंपनी नहीं ले लिया गया इनसे। इनको बोला गया सेल करो, पैसा ले लो लेकिन कंपनी का स्टेक दे दो। तो ये हुआ। ये मतलब एक कंपनी का थोड़ा ऊट-पटांग हिस्ट्री रहा है। तो जनवरी 2014 में चला है। मार्च से मतलब अगर आप अभी कंपनी को खोजेंगे तो ये मार्च 2017 से दिखाएगा क्योंकि तब से रीस्ट्रक्चरिंग करके मतलब इनका पुराना डिज़ाइन में ये एरो स्पाइक इंजन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये अब नॉर्मल रॉकेट जैसा नॉर्मल सिस्टम कर रहे हैं और पुतिन के चलते मतलब समझिए इनको काफ़ी थोड़ा-सा डिले हो गया। अब बात करते हैं इनका रॉकेट का क्या है। रॉकेट का नाम है अल्फा। तो अल्फा जो है इसका सबसे बड़ा बात है कि ये 100% मेड इन यूएसए है। और ये बात है कि यूएसए जो रशिया नौटंकी किया उसके बाद यूएसए की आंख खुल गई। यूएसए समझ लीजिए अलसी आ गया था। होता है ना कि अगर आप एक ऊंचाई पहुंच जाते हो फिर होता है ना कि ये मेहनत करे उतना। तो साइड इफेक्ट ऐसा हो गया था कि अगर रशिया पैर खींचा लिटरली हो गया कि अरे भैया हमारे एटलस सीरीज के रॉकेट्स में इंजन बाहर का लगा हुआ है। तो समझ रहे बहुत बड़ा खतरनाक था। थैंकफुली स्पेस एक्स आ गया था लेकिन बात है कि एक ही कंपनी आई थी तब तक। तो यूएसए पूरा मेहनत करने लगा कि जितने भी लोग बना सकते हैं कूद जाइए, देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए। तो ये 100% मेड इन यूएसए। आपका टैक्स ग्रांट करता है आपको, मतलब बहुत सारे नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आसानी से मिलने लगते हैं। तो इन्होंने फोकस किया कि ये 100% मेड इन यूएसए रहे और 1 टन कैपेसिटी रहे। लियो के लिए अराउंड 100 टू 200 किलोग्राम्स पे काफ़ी सारे रॉकेट कंपनीज काम कर रही है, 500 के अंदर बेसिकली। लेकिन 1 टन प्लस पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, ये 1 टन प्लस पे कर रहे हैं। मतलब इसका अगर कंपैरिजन देखना चाहेंगे तो ये PSLV का समझ लीजिए जितना रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं उसी के कैटेगरी को संभाल लेगा। PSLV से ज़्यादा पावरफुल है लेकिन PSLV को जितना बुक किया जाता है वो जनरली 1 टन के आसपास का ही होता है। तो मतलब वही समझिए ना कि अगर आपका सैटेलाइट 1 टन का है ऑब्वियसली छोटे वाले में नहीं डाल पाएंगे, बड़े वाले में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे, तो बीच में कुछ चाहिए। तो PSLV इंडिया के केस में वो काम करता है। ये लोग वही केस को डायरेक्ट फोकस करेंगे। फाल्कन 9 बड़ा हो जाता है और जैसे इलेक्ट्रॉन रॉकेट हो गया और एस्ट्रा रॉकेट हो गया ये सब छोटा पड़ जाता है। तो इसके बीच में ये जगह पे घुस गए और इनका है कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जितनी भी नई कंपनी आ रही है सब कार्बन कंपोजिट पे काम इसलिए कर रही है कि इस साइज़ पे यही ज़्यादा सेंस बनता है। अगर आप बड़ा रॉकेट बनाते तो स्टेनलेस स्टील ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है लेकिन छोटे स्केल पे यही काम बनता है। तो इसीलिए सब लोग कार्बन फाइबर पे कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रॉकेट हो चाहे यही हो। और लिक्विड ऑक्सीजन प्लस RP1 यानी केरोसिन पे काम कर रहा है ये। और इसमें इंजन का नाम है रिवर 1। अगर आपको रिवर्स नाम का मतलब नहीं समझ में आ रहा रिवर्स का, तो ये समझिए फायरफ्लाई एक टीवी शो थी, बहुत पॉपुलर था, बहुत ही अच्छा था। सिर्फ एक सीज़न के बाद कैंसिल कर दिया गया और इतना बड़ा उसका फैन फॉलोइंग था कि उसके चक्कर में एक पिक्चर बना के उसको सेंड ऑफ किया गया। बहुत बढ़िया थी। तो ये मतलब जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो वही रिवर्स इन स्टोरी से लिया गया नाम है। तो 4 रिवर इंजन है लेकिन इसमें तिगड़म यह है कि ये कंपनी शुरू से फोकस कर रही थी कि हम 1 टन तो जाएंगे लेकिन बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे। यानी कि मतलब समझिए इलेक्ट्रॉन रॉकेट से मेरा दाम थोड़ा ही ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनमें सारे इंजन में गिम्बल टका खाता है। गिम्बल का या तो आप गिम्बल हटा दो या तो टका कम करो। तो टका कम करने का ऑप्शन होता है कि 2 एक्सेस में होता है, XY ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करता है। तो ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं। क्या होगा अगर आप सिर्फ एक एक्सेस करें तो बोले भाई आपका रॉकेट बैलेंस कैसे किया जाएगा। अगर सबका एक्सेस घुमा दे 90 डिग्री यानी कि ये ऐसे ऐसे
करेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा, वो ऐसे ऐसे करेगा। ऐसे 4 इंजन को अगर आप चारों अलग डायरेक्शन, तो ग्रैंड टोटल आपके पास 2 एक्सिस मिल जाता है। मतलब समझिए 2 एक्सिस एक चला रहा है, 2 एक्सिस 90 डिग्री पे चल रहा है, तो आपको घूम फिर के मिल जाता है। तो इससे इंजन सिंप्लीफाई हो जाता है, माउंटिंग सिंप्लीफाई हो जाता है। जितने आपको ये लगते हैं बेलोज लगते हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइपिंग वाइपिंग रहती है, उस सब का दाम कम हो जाता है। तो यही फोकस किया गया कि सिंगल एक्सिस गिम्बल करें। लेकिन इसका साइड इफेक्ट है कि डबल एक्सिस गिम्बल वाले सिस्टम जो चलते हैं, वही इंजन आप उठा के सेकंड स्टेज में डाल सकते हैं, क्योंकि सेकंड स्टेज में एक इंजन है। लेकिन ये तो लगेगा नहीं सेकंड स्टेज में, क्योंकि एक एक्सिस से काम हो नहीं पाएगा। तो सेकंड स्टेज पे 2 एक्सिस वाला इंजन लगाया गया है, जिसका नाम रखें लाइटनिंग। और ये टैप ऑफ ओपन साइकिल सिस्टम है। टैप ऑफ का सीधा मतलब होता है कि कंबशन जो हो रहा है उसी से पाइप से आप निकाल दे रहे हो गैस। बेनिफिट, फुल्ली जला हुआ है, बम बम उसमें ताकत है। साइड इफेक्ट, गर्मी थोड़ा ज़्यादा होता है। ओपन साइकिल का मतलब होता है कि सीधे उससे टरबाइन चला रहे हैं, टरबाइन का एग्जॉस्ट जो है छोड़ दे रहे हैं बाहर। मतलब ये जो मेन नोजल है, टरबाइन एग्जॉस्ट सीधे छोड़ दे रहे हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, उसे वापस डाल के सील नहीं कर रहे, ये छोड़ दे रहे। थोड़ा सा इफिशियंसी घटती है, लेकिन सिंप्लिसिटी बहुत बढ़ जाती है। और कोई भी गैस जनरेटर नहीं है, प्री बर्नर नहीं है, तो सिंप्लिसिटी बहुत अच्छा है। और जितने पावर लेवल पे ये बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये डिज़ाइन जो है काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। ये कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाए, इनको है कि भैया कम टके में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको। तो टैप ऑफ साइकिल कंबस्शन चेंबर से निकाल लिए, ओपन साइकिल यानी सीधे टरबाइन घुमाने के बाद सीधे बाहर छोड़ दिया जाएगा। और ये सिंपल है, सिर्फ समझ लिए एक्सेस भी एक कर दिया। और ये जो छोटे छोटे नोजल दिख रहे हैं, ये कंबस्शन टैप ऑफ का सिस्टम है। और प्लस उसको जलाने को कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कंबस्शन कंप्लीट रहता है टैप ऑफ साइकिल्स में। तो ये है रॉकेट का मेन डिज़ाइन। बहुत साल से टेस्टिंग कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से। अब बात करते हैं क्या लॉन्च कैसा रहा। लॉन्च पहला जो इन्होंने ट्राई किया था, तो वो तो बूम हो गया। उसमें आया कि फॉल्टी वायरिंग थी, जो कि थोड़ी अजीब बात है कि एस्ट्रा में भी एक रॉकेट लॉन्च में फॉल्टी वायरिंग के ही चलते बूम हुआ, तो यहाँ पे भी हुआ। फिर 1 अक्टूबर 2022 को 7:01 पे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट पे लॉन्च किया गया। वो सक्सेसफुल हुआ। 300 किलोमीटर का एल्टीट्यूड पे जाना था इनको, स्मॉल पेलोड्स लेके। और बहुत सारे स्मॉल पेलोड्स हैं, मैं तो कुछ ही बताऊंगा, है इनके पास बहुत सारा लंबा लिस्ट था स्मॉल पेलोड्स का, क्योंकि बता रही है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का रॉकेट है। तो 2 सेकेंड स्टेज जो है उसमें री इग्निशन भी ये लोग अचीव कर लिए। यानी कि जैसे ये चला गया आपका अंतरिक्ष में, हो जाओ भाई साइकिल, हाँ, ये इंजन को बंद करके फिर से चालू कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही रॉकेट से 2 अलग अलग ऑर्बिट में सामान भरना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपका सेकंड स्टेज है, यानी जो अपर स्टेज ऊपर जा रहा है, उसे बंद चालू कर सकें। यही काम SSLV के लिए चौथा स्टेज लग जाता है। उसमें जो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है, वो यही काम करता है कि ऊपर चलेगा, ठीक है, हम इंजन बंद कर देते हैं, फिर आप सही जगह पर फिर इंजन फायर करते हैं। इसे आप ऑर्बिट रेस कर सकते हैं, ऑर्बिट करा सकते हैं, ऑर्बिट का एंगल थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर सकते हैं। तो ये कर पाना, इतनी मतलब स्टार्ट ही किया और आपने ये अचीव कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। कि सेकंड स्टेज का मतलब आप सोचिए कि फाल्कन 9 को जब बनाया जा रहा था कि ब्लॉक 5 का अपग्रेड करें, तो ये बहुत बड़ी बात है कि फाल्कन 9 फाइनली सेकंड स्टेज को रीस्टार्ट कर पाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी स्टार्टअप कंपनी बस आके कर ली। और इनमें मतलब समझिए नासा ने भी एक पेलोड डाला था, टेक एजुकेशन सैटेलाइट 15। आप गूगल कर सकते हो टेक एजुकेशन, मतलब हर एजुकेशन सैटेलाइट में नासा खूब सारा फेंकता है, खूब सारा, और हर किसी में कुछ ना कुछ नया तिगड़म ट्राई टेस्ट करते रहता। तो ये 3U क्यूबसैट था, यानी कि 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर क्यूबसैट था। और ये मतलब से अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंटल करेगा, जो नासा के पास बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, उस सबका रिजल्ट कलेक्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। फिर पीको बस करके एक डिलीवरी है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो पीको सैटेलाइट डिलीवरी है। बात है कि क्यूबसैट हो गया छोटा, अब बात है कि पीको सैटेलाइट उससे भी छोटा। तो क्यूबसैट का इस्तेमाल करके पीको सैटेलाइट को डिप्लॉय किया जाएगा। तो एक बस ले गए थे, और जो पीको बस के पीछे काम कर रहे हैं, उसमें किसी कंपनी का ड्रीम है कि वो ओपन सोर्स सैटेलाइट नेटवर्क बनाए, फ्री टू यूज़। देखिए कैसे अचीव कर पाते हैं। तो वही समझिए कि लॉन्च अच्छा रहा, सेकंड स्टेज भी रीबूस्ट हो गया, और आराम से इन्होंने डिप्लॉयमेंट, यानी कि सैटेलाइट्स को जहाँ जहाँ डालना था वो सब कर लिया, अच्छे तरीके से बाकायदा सक्सेसफुल हो गया। अब बात करते हैं इस कंपनी का प्लान क्या है। तो कंपनी का प्लान जो है ना, बहुत 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 बड़ा प्लान है। और ये मैं बार बार बता दूं कि इकोनॉमिकली छोटा रॉकेट सेंस नहीं बनाता है। मतलब आप जरूर गाड़ी उसी से खोलना चाहोगे, जैसे कि स्पेसएक्स ने भी गाड़ी खोली थी फाल्कन 1 से, लेकिन उन्हें भी पता था इकोनॉमिक्स के मामले में कि भैया वो टिकेगा नहीं। फाल्कन 1 पे अगर वो टिके रहते तो नहीं टिक पाते, तो फाल्कन 5 बनाने का सोच रहे थे, फिर वो उससे भी नहीं टिक पाते, सीधे कूद गए फाल्कन 9 पे। फाल्कन 1 में 1 इंजन था, फाल्कन 5 में 5 इंजन होता, और फाल्कन 9 में 9 इंजन था। तो हर किसी को पता है इकोनॉमिक्स में कि छोटा रॉकेट से गाड़ी खोल लो, लेकिन वो ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा, तो धड़धड़ा के फुल बड़े साइज पर कूदो। तो इनका भी वही है कि हमें छोटे से, मतलब समझ रहे हो, पैसा कलेक्ट करो, कैपेबिलिटी दिखाओ, कॉन्ट्रैक्ट्स अर्न करो, रेपुटेशन बनाओ, फिर उस पर लोन उठाओ, उसके बेसिस पे दूसरा एक बड़ा रॉकेट बनाओ। तुरंत आपको बड़ा रॉकेट बनाना, छोटे रॉकेट में मतलब आप बैंकरप्ट हो ही जाओगे, तुरंत नहीं होगे लेकिन धीरे धीरे हो। जैसे इसलिए देखिए इलेक्ट्रॉन रॉकेट जो है, जो कि रॉकेट लैब ने बनाया, वो भी सिर्फ स्टार्टर व्हीकल था, अब धड़ाक से वो न्यूट्रॉन पे कूद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है।
तो ये कंपनी का भी है। और क्या इस कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, बहुत अच्छे लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, नासा और स्पेस फोर्स से सपोर्ट मिल रहा है। तो मतलब बड़े लोग हैं जो इनको अच्छे भरपुष्ट मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो इनको कोई टेंशन नहीं है। और इनका टारगेट है छोटे रॉकेट के लिए कि 6 लॉन्च अगले साल करेंगे यानी 2023 में, और 12 लॉन्च उसके बाद में, यानी उतना दूर तक ये लोग बुक करके रख चुके हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। और ये सब तो हुआ जो अभी चल रहा है, और इसके आगे जो रॉकेट बनाएंगे जिसका नाम है ये होगा MLV। तो MLV है 13 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट। ये मतलब सीधे समझिए ये रॉकेट है GSLV Mark 3 के लेवल पे, सीधे थोड़ा सा ही उससे कम टनेज है, बट अगेन ये लिक्विड रॉकेट है, फुल लिक्विड है। GSLV भी लिक्विड है, लेकिन उसमें सॉलिड बूस्टर पहुंचना पड़ता है, इसमें सॉलिड नहीं पहुंचना पड़ता, तो ये इफिशिएंटली काम करता है। वही देखिए लॉक्स और ये RP1 है, टर्बो पंप सारा सिस्टम चल रहा है। इसके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन इनको इंजन बनाना पड़ेगा। इसकी हाइट होगी करीब 55 मीटर, मतलब थोड़ा सा ऑब्वियसली बड़ा रॉकेट है। तो ये पता नहीं ये लोग इसरो से एकदम सीधा ढांप रखे, अच्छा इसरो ये मार्केट पकड़ के रखा है, हम उसको ले लेते हैं, GSLV वाला मार्केट हम उसको ले लेते हैं। और इसका डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है कि जियो स्टेशनरी में सैटेलाइट लॉन्च कर सकें। तो प्लान देख लीजिए इनका, बहुत अच्छे से कंपनी बनी, कंपनी डूबी, फिर कंपनी तैयारी, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया गया, अचीव कर लिया सक्सेसफुल, और आगे तक का प्लान है। मतलब इनका रोड मैप के मामले में कोई इनको टेंशन नहीं, इन्हें एग्जैक्टली पता है हम ये कर रहे हैं, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। मतलब एक होता है ना डायरेक्शनलिटी का कोई टेंशन नहीं है, एकदम क्लियर कट, हमें ये करना है, ऐसे ऐसे करके आगे पहुंच जाना है। बहुत एकदम सिंपल क्लियर कट गोल्स हैं, प्लान्स भी अच्छे खासे हैं, और एक भी ऐसा प्लान नहीं है कि हम कर देंगे, वैसा नहीं है। मतलब आप कर सकते हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। तो ये हुआ इनका रॉकेट। मतलब वही देखिए इलेक्ट्रॉन रॉकेट ऑलमोस्ट इसका आधा आता है। तो अब बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट ये समझिए मार्केट बहुत गर्म हो रहा है। बात यह है कि नासा और स्पेस फोर्स ने एक मतलब समझिए जॉइंट वेंचर टाइप से चालू कर दिया है। उसमें यह कि हर क्लास के रॉकेट के लिए 2 वेंडर्स होने चाहिए। मतलब कि अगर स्पेसएक्स है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अच्छी बात है, उससे बढ़िया बात तो कुछ है ही नहीं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ये नासा सीख चुका है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, जो कि हो चुका था स्पेस शटल के टाइम में कि भैया लटक गए, रशिया ही सिर्फ लॉन्च कर रहा था उनको। ये दोबारा कभी भी किसी भी हालत में किसी भी पेलोड पे नहीं होना चाहिए। उनके पास पेलोड है, रॉकेट में फॉल्ट है, रॉकेट ही बदलो, हमें रुकना नहीं है। मतलब यूएसए को रुकने का जरूरत नहीं होना चाहिए। तो हर क्लास के लिए उनको हो रहा है कि भैया हमें रॉकेट चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन रॉकेट और एस्ट्रो रॉकेट को रख दिया गया है लो टनेज के लिए, कि आप 500 किलोग्राम से नीचे यानी अराउंड 250 किलोग्राम तक का आप लोग संभालोगे। 2 प्रोवाइडर हैं, दोनों अपना अपने रास्ते चलेंगे, हमारे पास सेफ्टी रहेगा। लेकिन 1 टन के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं कि 1 टन को संभालने वाला कौन है। फाल्कन 9 है, बहुत अच्छा रॉकेट है, लेकिन वो हैवी टनेज के लिए है। लेकिन हल्के टनेज के लिए क्या करेंगे, तो इस कंपनी को उस स्लॉट में डाला जा रहा है। तो वही समझिए कि मल्टीपल रिडंडेंट पाथ के पीछे भाग रहे हैं, यानी कुछ भी हो जाने पे हर स्लॉट के लिए उनके पास 2 कंपनी होनी चाहिए, 2 अलग अलग तरीके से काम करने वाली, ताकि कुछ भी हो जाए यूएसए लटके नहीं। अच्छा इसमें फॉल्ट है, कोई बात नहीं, दूसरे में लो निकलो, रुकना नहीं चाहिए। और ये समझिए कि आज के टाइम में कंपनी बहुत ज़्यादा स्पीड से ऑर्बिट पर पहुंच रही है। मतलब बाकी सारी सरकारी लोग हुलुलुलु कर रहे हैं कि हम ये अनाउंस करेंगे, उसके बाद ये इस पर काम करेंगे, उसके बाद शायद ये पहुंचेंगे। तब तक सर आई कंपनी तैयारी पहुंच गई, ऊपर चली गई, फिर आ गई, आप बस हुलुलुलु कर रहे हो। स्पीड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब यहाँ 20-20 साल में लोग कंपनी बनाए, जैसे स्पेसएक्स का अब एज हो गया 20 साल के आसपास। मतलब अगर हर कंपनी का देखेंगे कितना जल्दी वो लोग स्टार्टिंग से ऑर्बिट पहुंच रहे हैं, वो टाइम छोटा होते जा रहा है। कहाँ 10-12 साल लगता था, 8 साल होने लगा है, 5-5 साल के अंदर लोग पहुंचने लग रहे हैं। तो ये समझिए बहुत टाइट होते जा रहा है। और अभी जो है कौन कंपनी जीतेगी, वो जो 3 चीज़ पे महारत हासिल होगी। पहला कॉस्ट, ऑब्वियसली दाम कम होना चाहिए। दूसरा केडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केडेंस का मतलब ये होता है कि फटाफट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रॉकेट को अपने फ़ोन उठा के बोला कि भैया रॉकेट लैब, ए भाई हमको चाहिए रॉकेट, ठीक है सर हम बुक कर देते हैं आपके लिए, कल के लिए हम आपको बुक करते हैं, कोई टेंशन। अब परसों कोई दूसरा क्लाइंट आता है, यानी कि अच्छा भैया आपको हम 6 महीने बात करें, ना 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 तुरंत चाहिए। ये होता है केडेंस, फटाफट। अगर एक कंपनी है जो महंगा रॉकेट लॉन्च करे लेकिन उसका केडेंस बहुत हाई है, उसको ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, क्योंकि टाइम पैसा से नहीं खरीदा जा सकता। तो आप बोलोगे कि सर आपका रॉकेट हम 10 मिलियन में कर देंगे। दूसरा कंपनी बोलता है सर हम आपका रॉकेट 12 मिलियन में कर देंगे, हम 10 वाले में जाएंगे। 10 वाला बोलता है सर आपको 6 महीने रुकना पड़ेगा, तब आपका स्लॉट आएगा। दूसरा बोलता है सर हम आपको कल भेज देंगे, चुपचाप से 2 मिलियन एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। टाइम बहुत कीमती होता है, तो इसीलिए केडेंस पे फोकस करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साल में 5-6 लॉन्च से काम नहीं चलेगा। मतलब सोचिए स्पेसएक्स ऑलमोस्ट पहुंच गया, जहाँ फाल्कन 9 क्लास के रॉकेट को ये लोग ऑलमोस्ट हफ्ता में एक बार करने पे पहुंच गए हैं। केडेंस बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट, केडेंस, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अपने कस्टमर्स को कितना अच्छे से अकोमोडेट कर सकते हैं। आपको लॉन्च करना है, कहाँ से करना है सर, हम आ जाते हैं आपके पास, हम आपके पास से पेलोड अडाप्ट कर लेते हैं। आपको पेलोड अलग अलग ऑर्बिट पे भेजना है, कोई टेंशन नहीं सर, हम संभाल लेते हैं। आप जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा आपके सक्सेस होने का। और लॉन्ग टर्म सर्वाइवेबिलिटी, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म में टिकने का। लॉन्ग टर्म सर्वाइवेबिलिटी होता है कि आप कितना जल्दी आप स्केल अप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन रॉकेट को अगर आप कंपेयर करें, स्टार्ट उन्होंने किया था छोटे से, लेकिन उन्हें पता था कि भाई छोटा सिर्फ गाड़ी खोलने के लिए होता है,
उसके बाद तुरंत बड़ा बनाना होता है। तो ये लोग न्यूट्रॉन पे काम कर रहे हैं। एस्ट्रा है, एस्ट्रा देखिए, एस्ट्रा भी उतना पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन इनके भी बैकग्राउंड में काम चल रहा है बड़े रॉकेट पे। और स्पेसएक्स तो बड़ा के ऊपर ही चला गया, वो तो सीधे 100 टन पहुँच गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में जो भी कंपनी है कि हम छोटा रॉकेट बनाएंगे, वो टिक नहीं पाएगी। बना ज़रूर लेगी, सक्सेस भी हो जाएगी, लेकिन टिक नहीं पाएगी। मतलब एक होता है ना कि आप रेस में घुसे, दौड़ना शुरू किए, पूरा जोर लगा के आप तुरंत टेक ओवर कर लिए, लेकिन उसके बाद अरे दौड़ते रहना है, नहीं सर ये बहुत लंबा मैराथन है। तब उसमें जो लोग धीरे 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 चल रहे थे वो आपको आराम से ओवरटेक कर लेंगे, फिर आराम से आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्केल अप करना होगा। मतलब आपके कंपनी का डे 1 से गोल हो कि ये सिर्फ हमारा गाड़ी खोलने के लिए, इसके बाद हम लंबा ढप्पा मारेंगे। और ये समझिए इस कंपनी के पास ड्रैगन फ्लाई बोल रहा हूँ, फायरफ्लाई के पास सबसे बड़ा बेनिफिट है, इनका पहला स्टेप ही काफ़ी बड़ा है। 1 टन पे इन्होंने जो गाड़ी खोल दिया है, थोड़ा सा एडवांटेज दे दिया, जो कि नासा इनको कर लिया कि ठीक है भैया आप आ जाओ, आप एडवांटेज लेके आए हो। और दूसरा वो 13 टन पे कूद रहे हैं ताकि वो न्यूट्रॉन से भी आगे चले जाएँ। तो समझ बहुत बढ़िया बढ़िया ये लोग स्टेप लेके चले जा रहे हैं। और इसरो को अब के टाइम में बहुत जल्दी जल्दी सीखना पड़ेगा, कि बात है कि इसरो को कोई सच बताता नहीं है और इसरो सुधार नहीं रहा है। और मतलब बहुत लोगों को बोलते कि बहुत नेगेटिव बोलते, मैं नेगेटिव नहीं बोलता, मैं सच बताता हूँ। अगर आपसे कम पैसे में, आपसे कम समय में, आपसे कम एम्प्लॉई में, आपसे छोटे से जगह में कोई आके बना के ऑर्बिट चला जा रहा है, आप हुलू कर रहे हो, तो मैं 1-2 बार चलो होता है, एक बार होता नहीं कि जैसे इलॉन मस्क के लिए अरे जीनियस था, चलो ठीक है कोई नहीं। अरे सर रॉकेट लैब भी कर लिया, अरे छोड़ो छोड़ो कुछ। अरे सर एस्ट्रा भी करके कर लिया, अरे छोड़ो। फायरफ्लाई भी अब मैं क्या बोलूँ। मतलब ये वही वाली पॉइंट हो जाती है कि आपको मैं मतलब होता है ना कि कोई टीचर होता है जिसको कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट से, तो सीधा बस हमेशा फुसलाते रहता है, अरे सर कोई बात नहीं, एग्जाम थोड़ा टफ था तो थोड़ा तुम्हारा बैंड बजा, जो आपका भलाई चाहेगा वो आपकी बैंड बजा देगा, भाई क्या कर रहे हो। तो बात वही समझिएगी, इसरो जिस स्पीड पर चल रहा है, सोचिए कि हम लोग का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अनाउंसमेंट हुआ है, लॉन्च हुआ, फेल हो गया, कोई बात नहीं, होता है, रॉकेट फेल होता है, ये भी सब फेल हुए हैं, सारे के सारे ये सब रॉकेट फेल हुए हैं। लेकिन दूसरा कितना जल्दी कर पाए, और उसका तीसरा कितना जल्दी कर पाए, चौथा कितना जल्दी कर पाए, वो कर ही नहीं पाएंगे। वो सॉलिड बूस्टर्स है, यानी कि उससे जो टेक्नोलॉजी लेंगे उसका सिर्फ मिलिट्री यूज़ है। और वो भी मैं मना रहा हूँ कि DRDO डायनामाइट लेके बैठा हुआ है इसरो के ऊपर में कि भैया तुम सिर्फ हमारे लिए काम करो, देश का स्पेस प्रोग्राम को डूबने दो, हमको सिर्फ बनाओ ताकि हम मिसाइल और ICBM बना सकें। और वो भी आजकल DRDO ही कंप्लेन कर रहा है कि भैया आप तो नाविक तो डिप्लॉय ही नहीं कर पाए, इंडिया अभी भी वनरेबल है बाहर से। नाविक ज़रूरी था क्योंकि GPS ब्लॉक किया जा सकता है USA से, तो जो कि हो चुका है पाकिस्तान वॉर में। तो हिसाब तो वही था, नाविक को फटाक से, नाविक 2014 में लॉन्च हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं पूरा हुआ है। तो हिसाब वही है कि अब तो DRDO भी बोल रहा है कि भाई इतना स्पीड से काम नहीं चलेगा, हमें अपना रॉकेट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए एक पॉइंट के बाद इसरो का जो मार्केट कैप्चर था, जैसे PSLV, ये बोल रहे हैं सीधे PSLV वाले पॉकेज में जा रहा है, सीधे उनका ढप्पा मारेगा। और छोटे वाले तो ये लोग तो पहुंच ही गए, ढप्पा ही मार लेंगे। और भले इसमें से एक तो डूब भी जाए तो भी कोई टेंशन नहीं, एक पूरा का पूरा बचा रहेगा। तो मार्केट बहुत गर्म हो गया है, सावधानी बरतनी होगी और तेज़ी से काम करना होगा। और जिनका केडेंस अच्छा नहीं है वो स्वाहा हो जाएंगे कि हम बना रहे हैं कंपनी, लॉन्च करेंगे अगले साल तक में। सर अगले साल तक में 5-6 और घुस चुके होंगे। और रहा बात, आप खुद ही सोचना, आप सैटेलाइट लेके आए हो, किसको दोगे, जिसको 1 साल लगेगा लॉन्च करने में, या जिसको अगले हफ्ते में लॉन्च कर देंगे क्योंकि छोटा है, आप दूसरा पीस बना सकते हो, लॉन्च कर दो, अगर फेल हो गया इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, दूसरा बना लो। तो ये समझने वाली बात होती है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वापस नहीं आएगा। इसरो को अपना पूरा एक्ट बहुत अच्छे से स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम ये मैं आज चौथा कंपनी की बात कर रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं 5वां या 6ठी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये भी पहुँच गया, हम लोग लुलु ही कर रहे हैं। तो ये मार्केट बहुत गर्म है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फायरफ्लाई के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, वैसे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने हर वीडियो को जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।